नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की चर्चा में आगे बढ़ें, एक जरूरी सूचना। दैनिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए विवरण में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। तो आज हम 13 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मतलब पार्ट 1 पर विस्तार से बात करेंगे। यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से ये सभी विषय बहुत प्रासंगिक हैं। हो सकता है इनमें से कुछ पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र से। खबर है कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की एक बिल्कुल नई यूनिट भैरव बटालियन पहली बार हिस्सा ले रही है। नाम तो काफी दमदार है, लेकिन ये है क्या? ये कोई नई रेजिमेंट है? रेजिमेंट से ज्यादा ये एक नया कॉन्सेप्ट है। भैरव बटालियन आप समझिए भारतीय सेना की नई, छोटी और बेहद हाईटेक लड़ाकू इकाइयां हैं। छोटी मतलब कितनी? एक यूनिट में सिर्फ करीबन 250 सैनिक, लेकिन उनमें इन्फैंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और सिग्नल्स मतलब हर विधा के माहिर शामिल होते हैं। अच्छा। इन्हें बनाने का मकसद ही यही है कि ये किसी भी तरह के युद्ध के माहौल में बिजली की तेजी से घुसकर दुश्मन पर जोरदार हमला कर सकें। जब हम तेज हमला और स्पेशल यूनिट सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले पैरा स्पेशल फोर्सेस का नाम आता है। तो फिर ये भैरव बटालियन उनसे अलग कैसे हुई? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर सबसे बड़ा और रणनीतिक अंतर है। देखिए, पैरा एसएफ का काम है दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाकर लंबी प्लानिंग के साथ बड़े मिशनों को अंजाम देना। जैसे कोई बड़ा आतंकी कैंप तबाह करना? बिल्कुल। जबकि भैरव बटालियन सीमा के नजदीक तैनात रहती हैं। इनका काम है अचानक पैदा हुई स्थितियों को संभालना। जिनके लिए बहुत लंबी प्लानिंग की नहीं बल्कि तुरंत कार्रवाई की जरूरत होती है। तुरंत कार्रवाई। जी। सेना इन्हें फाइट टुनाइट यूनिट्स कहती है। फाइट टुनाइट मतलब आज रात लड़ने के लिए तैयार। ये तो सुनने में बड़ा इंटेंस लगता है। इसका मतलब इन्हें किसी भी वक्त एलओसी या एलएसी पर एक्शन में भेजा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इनका मकसद ही यही है कि लोकल कमांडर के पास एक ऐसी घातक ताकत हो जो बिना वक्त गवाए हरकत में आ सके। ये असल में हमारी स्पेशल फोर्सेस और रेगुलर इन्फेंट्री के बीच के गैप को भर रही हैं। अच्छा, तो इससे हमारी जो एलीट स्पेशल फोर्सेस हैं वो बड़े और ज्यादा महत्वपूर्ण मिशनों के लिए आजाद रहेंगी। एग्जैक्टली। इसीलिए इनकी तैनाती राजस्थान, जम्मू, लद्दाख और पूर्वोत्तर जैसे सबसे संवेदनशील इलाकों में की जा रही है। और इनका मल्टी डोमेन होना भी आज के जमाने की जरूरत है। मतलब सिर्फ बंदूक चलाना नहीं, ड्रोन उड़ाना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब एक साथ। जी, ये एक ही मिशन में जमीनी कार्रवाई, ड्रोन से निगरानी और हमला और दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम करने जैसे काम एक साथ कर सकती हैं। ये आधुनिक युद्ध का भविष्य है। तो जमीन पर भविष्य की जंग की तैयारी से अब आसमान के पार भविष्य की तकनीक की ओर बढ़ते हैं। आईएसआरओ का साल का पहला मिशन PSLV-C62। खबर है कि इसके तीसरे चरण में कुछ गड़बड़ी हुई है। जी, एक विसंगति देखी गई है जिसकी जांच चल रही है, लेकिन उस विसंगति के बावजूद ये मिशन कई मायनों में ऐतिहासिक था। अच्छा। सबसे पहले तो इसका मुख्य पेलोड EOS-N1 सैटेलाइट, जिसका कोड नेम है अन्वेषा, ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे खास तौर पर DRDO के लिए बनाया गया है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आम सैटेलाइट कैमरों से ये अलग कैसे है? क्या ये बस एक ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी आंखें एक लाल सेब और एक हरे सेब में आसानी से फर्क कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हुआ पारंपरिक कैमरा। लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा इतना शक्तिशाली है कि वो सिर्फ सेब के रंग के उन सैकड़ों शेड्स को देख सकता है जो हमारी आंखें कभी नहीं पकड़ सकती। अरे वाह! और उन शेड्स का विश्लेषण करके वो ये बता सकता है कि कौन सा सेब ज्यादा मीठा है, किस पेड़ को बीमारी लगी है या जमीन के नीचे कौन सा मिनरल छिपा है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ तस्वीर नहीं लेता बल्कि चीजों का केमिकल मेकअप या उनकी हालत भी बता देता है। सीमा पर निगरानी के लिए तो ये किसी जादू की छड़ी से कम नहीं होगा। बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये एक गेम चेंजर है, पर इसके नागरिक उपयोग भी उतने ही जबरदस्त हैं, खेती से लेकर शहरी प्लानिंग तक। लेकिन इस मिशन की एक और बड़ी हाईलाइट थी। आप शायद अयूलसैट की बात कर रहे हैं? जी, इस मिशन में कई छोटे सैटेलाइट्स भी थे, लेकिन बैंगलोर के स्टार्टअप ऑर्बिटेड एरोस्पेस का अयूलसैट सच में इतिहास बना रहा है। ये भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग पेलोड है ना? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये अंतरिक्ष में एक पेट्रोल पंप का डेमो है।
एक मिनट, अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप? तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में सैटेलाइट्स यूज एंड थ्रो नहीं होंगे? मतलब जिनका फ्यूल खत्म हो गया उन्हें हम दोबारा रिफ्यूल कर पाएंगे? आपने बिल्कुल सही समझा। अभी तक क्या होता था, एक सैटेलाइट की उम्र उसके फ्यूल से तय होती थी। फ्यूल खत्म मतलब अरबों रुपए का सैटेलाइट अंतरिक्ष का कचरा बन गया। जी, IL-SAT जैसी तकनीक इस पूरी सोच को बदल देगी। हम सैटेलाइट्स की उम्र बढ़ा पाएंगे, उनकी सर्विसिंग कर पाएंगे और इससे अंतरिक्ष के मलबे की जो बड़ी समस्या है, उसे कम करने में भी मदद मिलेगी। ये तो अंतरिक्ष में एक पूरी नई सर्विसिंग इकोनॉमी की शुरुआत हो सकती है। वाकई, ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो भविष्य की बातें करते करते हम कितना आगे निकल आए। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, भविष्य के साथ साथ अपनी जड़ों को समझना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर चलते हैं, जहां हट्टी जनजाति का सबसे बड़ा सालाना त्योहार बोड़ा त्योहार शुरू हुआ है। ये समुदाय हमेशा से खबरों में रहा है। हाँ, और यूपीएससी के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण केस स्टडी है। पहले तो इनका नाम ही बड़ा दिलचस्प है। ये अपनी फसलें पास के शहरों के छोटे बाजारों में बेचते थे, जिन्हें हाट कहते हैं। अच्छा, हाट से हट्टी पड़ा। जी, ये लोग हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर गिरी और टोंस नदियों के किनारे बसे हैं। और इनकी सामाजिक बनावट भी काफी अनोखी है, खासकर इनकी शासन व्यवस्था। बिल्कुल, इनका अपना एक पारंपरिक शासन का सिस्टम है, एक काउंसिल जिसे खुम्बली कहते हैं, और आज भी समुदाय के बड़े फैसले यही लेती है। मतलब सरकार के पंचायती राज सिस्टम के समानांतर। एक तरह से, हाँ। और इनकी एक पारंपरिक विवाह प्रथा भी है, जोड़ीदारा, जो बहुपतित्व का एक रूप है, जहां एक महिला एक ही परिवार के 2 या 2 से ज्यादा भाइयों से शादी करती है। हालांकि अब ये प्रथा कम हो रही है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो शायद इनके जनजातीय दर्जे से जुड़ा हुआ है। हाँ, और यहीं पर ये एक बेहतरीन केस स्टडी बनती है। देखिए, ये समुदाय सीमा के दोनों तरफ रहता है, हिमाचल के ट्रांसगिरी इलाके में और उत्तराखंड के जौनसार बावर में। ठीक है। उत्तराखंड में रहने वाले हट्टियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा 1967 में ही मिल गया था। 1967 में? जी, लेकिन सीमा के इस पार हिमाचल में रहने वाले उनके ही भाई बंधुओं को ये दर्जा पाने के लिए 2023 तक यानी 56 साल इंतजार करना पड़ा। 56 साल? एक ही समुदाय, एक जैसी संस्कृति, आपस में शादियां भी होती हैं, लेकिन एक नदी या एक राज्य की सीमा ने उनकी पहचान और अधिकारों में इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। यही तो बात है। ये दशकों का अंतर सिर्फ एक प्रशासनिक देरी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे एक ही समुदाय को अलग अलग राज्यों की सीमाएं अलग अलग पहचान और अधिकार दिला सकती हैं। वाकई ये भारत में जनजातीय पहचान की राजनीति, क्षेत्रीय असमानताओं और विकास के मॉडल पर एक गहरी टिप्पणी है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये समाजशास्त्र का एक पूरा अध्याय है। स्थानीय पहचान से अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मंच पर चलते हैं। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA की 16वीं सभा हुई। ये संगठन आजकल बहुत चर्चा में है। और होना भी चाहिए। 2009 में स्थापित IRENA आज दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, ये सब। जी, इसका एक ही मकसद है, दुनिया के देशों को जीवाश्म ईंधन से हटाकर एक साफ सुथरे और स्थायी ऊर्जा वाले भविष्य की ओर ले जाना। और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। लेकिन जब दुनिया में ऊर्जा को लेकर इतनी जियोपॉलिटिक्स है, तो ऐसे में IRENA जैसे संगठन के पास असल में कितनी ताकत है? क्या ये सिर्फ सलाह दे सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। IRENA की कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, ये देशों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। लेकिन इसकी ताकत, इसके डेटा, इसकी विशेषज्ञता और इसके मंच में है। ये देशों को बताता है कि सोलर पैनल लगाने में कितना खर्चा आएगा, कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है, नीतियां कैसी बनानी चाहिए। मतलब एक तरह से ये नॉलेज पार्टनर और फैसिलिटेटर का काम करता है। बिल्कुल। और इसका मुख्यालय अबू धाबी में होना भी सांकेतिक है। दुनिया का एक बड़ा तेल उत्पादक देश अब नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक केंद्र की मेजबानी कर रहा है। ये तो है। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा के भविष्य की बात, और दूसरी तरफ देश के भीतर किसानों की ऊर्जा यानी उनकी आय को बेहतर बनाने के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। खबर है कि कृषि मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना PMRKY में 3 दूसरी योजनाओं को मिलाने जा रहा है। ये RKY योजना है क्या? PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एक मिनट, केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब क्या हुआ? क्या इसका सारा पैसा केंद्र सरकार देती है? नहीं,
यही समझना जरूरी है। केंद्र प्रायोजित का मतलब है कि इसके लिए पैसा केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर देती हैं। अच्छा, तो इसका अनुपात क्या रहता है? सामान्य राज्यों के लिए ये अनुपात 60-40 का होता है, यानी 60% पैसा केंद्र देगा और 40% राज्य। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए ये 90-10 है। ठीक है। और इसका मुख्य लक्ष्य? इसका मुख्य लक्ष्य है राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे कृषि में अपना निवेश बढ़ाएं, ताकि कृषि विकास दर 4% सालाना तक पहुंच सके। और इसकी सबसे खास बात क्या है जो इसे दूसरी योजनाओं से अलग करती है? इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड होना है। मतलब दिल्ली में बैठकर ये तय नहीं होता कि तमिलनाडु के किसान को क्या चाहिए और असम के किसान को क्या। ये योजना राज्यों को पूरी छूट देती है कि वे अपनी स्थानीय ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से योजनाएं बनाएं और पैसा खर्च करें। चलिए, कृषि क्षेत्र के स्वास्थ्य के बाद अब सीधे मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक अच्छी खबर आई है, खासकर उन लोगों के लिए जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। जी, ये बहुत बड़ी खोज हो सकती है। पहले ये समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। ये गठिया का सबसे आम प्रकार है, जिसे आम भाषा में घिसने वाला गठिया या वियर एंड टेयर आर्थराइटिस कहते हैं। हाँ, ये वही बीमारी है जिसकी शिकायत हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर करते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। बिल्कुल वही। हमारे जोड़ों में हड्डियों के सिरों पर एक चिकना रबर जैसा पदार्थ होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। उम्र के साथ या चोट की वजह से जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे भयानक दर्द और सूजन होती है। और इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं है शायद? अभी तक तो नहीं है, सिर्फ दर्द कम करने की दवाइयां हैं। लेकिन ये नई खोज उम्मीद जगाती है। तो ये नई खोज क्या कहती है? स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने 15-PDH नाम के एक प्रोटीन की पहचान की है जो उम्र बढ़ने के साथ कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अच्छा, तो मतलब अब दुश्मन का पता चल गया है। जी, और अब ऐसी दवाएं बनाना संभव हो सकता है जो सीधे इस प्रोटीन को निशाना बनाए और कार्टिलेज को घिसने से रोकें। ये दर्द के प्रबंधन से आगे बढ़कर बीमारी के इलाज की दिशा में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। आज हमने कई बड़े विषयों पर विस्तार से बात की। अब कुछ और संक्षिप्त लेकिन दिलचस्प अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे ग्राफीन, ये नाम बार बार सुनने को मिलता है। ये है क्या भला? ग्राफीन कार्बन का ही एक रूप है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, लेकिन ये कमाल का पदार्थ है। कमाल का कैसे? कल्पना कीजिए, एक ऐसी चीज जो कागज से लाखों गुना पतली है, सिर्फ एक परमाणु जितनी मोटी, लेकिन स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत और वजन में 6 गुना हल्की। अरे वाह! ऊपर से ये बिजली का बेहतरीन संवाहक है। इन गुणों के वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मेडिकल साइंस तक इसके अनगिनत उपयोग हो सकते हैं। और पर्यावरण से जुड़ा एक और शब्द है, नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य। ये क्यों चर्चा में? ये आंध्र प्रदेश में पुलिकेट झील के पास है और स्पॉट बिल्ड पेलिकन पक्षियों के प्रजनन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अच्छा, हाल ही में यहाँ पर सालाना फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसकी वजह से ये खबरों में है। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय त्योहार हमारे इकोसिस्टम के संरक्षण में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे 2026 का भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। सरहदों पर भैरव जैसी नई सामरिक ताकत से, तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नई जिंदगी देने की तकनीक से, और साथ ही हमने जमीन पर अपनी जड़ों जैसे हट्टी समुदाय की पहचान के संघर्ष और स्वास्थ्य विज्ञान में हो रही नई खोजों को भी समझा। अगर आपको ये गहरी और विस्तृत चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों पर बात की। एक, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को रीफ्यूल करने की तकनीक, मतलब आयुलसैट, और दूसरी, जमीन पर भूजल का प्रबंधन और संरक्षण, जैसा CGW की रिपोर्ट्स बताती हैं। जी, तो सवाल ये है कि भविष्य को देखते हुए भारत के लिए कौन सी चुनौती ज्यादा बड़ी और जटिल साबित होगी? अंतरिक्ष के अनंत संसाधनों का प्रबंधन करना या पृथ्वी पर अपने सीमित संसाधनों जैसे पानी को बचाना? इस पर जरूर सोचेगा।